हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंस्टाग्राम मंत्रा चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करें इंपॉर्टेंट केस के बारे में जो सीयूईटी के एंट्रेंस में आपके पूछे जा सकते हैं। आपके जो सीबीएसई के लीगल स्टडी की बुक मैंने जो रिकमेंड की थी, होप आपने उससे पढ़ा भी होगा। बट इन केस किसी स्टूडेंट ने अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ से उसके द्वारा पढ़ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। इसमें हम पार्ट 1 की बात करेंगे। 2 पार्ट में बनाया है, तो पार्ट 1 आज अपलोड कर देता हूँ, पार्ट 2 जो है आज इवनिंग तक या कल शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा। तो फर्स्ट सबसे पहला केस है हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस से रिलेटेड है। पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस उसका डिस्कस करेंगे, जो आपका एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। केस डिस्कशन यहाँ पे पूरी कंप्लीट नहीं करूँगा मैं, बस ये जानो जो आपके किताब के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पीआईएल केस था ये, पहला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था ये, यानी कि जनहित याचिका थी ये। इसको जो है जस्टिस पीएन भगवती द्वारा हेड किया गया था। इसमें जो है जो इलीगल डिटेन किया जाता है प्रिजनर्स को, उसके बारे में, उनके फंडामेंटल राइट के बारे में, उनके लिबर्टी के बारे में बात किया गया था आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आपके क्या बच सकता है, फर्स्ट पीआईएल केस क्या था, तो आप जो है हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार लगा सकते हैं। ये जो है एक फीमेल लॉयर द्वारा जो है पीआईएल फाइल किया गया था कोर्ट में। उनका नाम था कपिला हिंगोरानी, जो अपने हस्बैंड के साथ इन्होंने इसको फाइल किया था। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है कि किस फीमेल लॉयर द्वारा ये किया गया था, तो कपिला हिंगोरानी उनका नाम है, तो ये भी नाम याद रखिएगा आप। और इसमें जो है एक बेंचमार्क सेट किया गया कि लीगल डिटेन किया जाता है तो उनको जो है उनके फंडामेंटल राइट का पूरी तरह से, उनके लिबर्टी का ख्याल रखा जाए। इस केस द्वारा ही डिसाइड किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि बिहार में जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में जो इलीगल डिटेन किया जा रहा था, उनके फंडामेंटल राइट को जो है वायलेट किया जा रहा था, इसका ये केस फाइल किया गया था। तो वन ऑफ द लीडिंग केस है। तो फर्स्ट पीआईएल केस ये पूछा जा सकता है आपसे, हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इंपॉर्टेंट केस में रिगार्डिंग जो आपके एंट्रेंस के अकॉर्डिंग है। अब सेकंड केस है जो इम्पॉर्टेंट है आपको, जो है वो है जुडिशरी से रिलेटेड। तो फर्स्ट सेकंड केस था जिसे हम फर्स्ट जज केस भी कहते हैं। फर्स्ट जज केस का पूरा नाम था ये एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये 1982 में फाइल किया गया था। इस केस में जो है डिस्कस किया गया जो है जुडिशरी अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया गया। तो नेक्स्ट 12 ईयर तक जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है एग्जीक्यूटिव के पास चला गया था, जिसमें बेसिकली आपके बुक के अकॉर्डिंग जो बात किया गया है उसमें यह बात किया गया कि कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के जज या किसी भी हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसके बारे में बात किया गया था कि उसमें कंसल्टेशन जरूरी है नहीं जरूरी है। इसमें जो है फर्स्ट जज केस में जो है ये पावर दे दिया गया था केवल प्रेसिडेंट को कि वो जो है उनको चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपॉइंटमेंट किसी को भी कर सकते हैं। The Supreme Court overruled and this denied, saying the consultation does not mean occurrence. This is the most important thing. आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग आप जो है जानते हैं ना, कंसल्ट किया जाता तभी जो है किसी जज की हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होती है। प्रेसिडेंट कॉलेजियम प्रोसेस उस समय नहीं ओवररूल किया गया, उसमें जो है प्रेसिडेंट को ही पूरी पावर दे दी गई कि वो अपना डिसीजन विदाउट कंसल्टेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के वो अपना दे सकते हैं। और एक चीज़ और डिस्कस किया था उस केस में जो है कि हाई कोर्ट के किसी भी जज का दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, अगर उसका मन हो या ना हो, तब भी अगेंस्ट द विल भी उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब दूसरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम सेकंड जज केस के नाम से जानते हैं। 1993 में ये जो है इसमें जो है कॉलेजियम प्रोसेस का बर्थ हुआ, जिसमें जो है आज जुडिशियल अपॉइंटमेंट जैसे होता है जेएसी, जिसे हम कहते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं और दो सीनियर मोस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक अपोजिशन लीडर होता है, यूनियन लॉ मिनिस्टर होते हैं। उनके कंसल्टेशन के बाद जो है किसी भी जज की नियुक्ति की जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2013 में राज्यसभा में बिल पास किया गया था। तो इसी जो है कॉलेजियम प्रोसेस का जन्म हुआ। जो आज भी नियुक्ति होती है वो जो है कॉलेजियम प्रोसेस के द्वारा होती है। तो मैंने आपको बता दिया जेएसी का जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटीज़ में कौन कौन से होते हैं मेंबर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और किस आर्टिकल के थ्रू नियुक्ति होती है किसी भी जज की, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो परमानेंट जज और दूसरा एडहॉक जज। तो एडहॉक जज का भी याद रखिएगा, आर्टिकल 124A, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप आर्टिकल याद रख लीजिएगा और जज केस का नाम याद रख लीजिएगा, जो SCR है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, जिसके बाद जो है कॉलेजियम प्रोसेस का रीबर्थ हुआ। तो ये एक जुडिशरी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था ये मैंने आपको बता दिया केसेस के रिगार्डिंग पार्ट में। अब जो है इसमें जो है बेंचमार्क ये सेट किया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, वो बाइंड कर दिया गया उसको जो है कि कंसल्टेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तभी जो है किसी जज की नियुक्ति कोर्ट में हो सकती है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द लीडिंग
landmark judgment in India which can set a benchmark on the right to personal life and liberty according to Article 21। इसमें जो है एक लैटिन फ्रेज है ऑडी अल्टरम पार्टन विच मीन लिसन टू द अदर्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है ये लीगल मैगजीम, तो याद रखिएगा ऑडी अल्टरम पार्टन मतलब क्या होता है। इसमें जो है दूसरे को सुनना ज़रूरी है कोर्ट के अकॉर्डिंग। इसमें बेसिकली बात क्या क्या गया था, फेयरनेस इन एग्जीक्यूटिव एक्शंस के बारे में कि एक फेयरनेस जो है एग्जीक्यूटिव एक्शन होना चाहिए, किसी को भी इलीगल तरीके से उसको डिटेन नहीं किया जाता है। बेसिकली इस केस में हुआ ये था कि वो कहीं जा रही थी बाहर, तो उनको जो है लीगल तरीके से एयरपोर्ट पे डिटेन कर दिया गया, उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया बिना किसी जो है रीजनेबल काज दिए हुए कि आपको इस कारण जो है आपको डिटेन किया जा रहा है, आपका पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जब वो कोर्ट गई तो कोर्ट ने उनकी जो है बातों को सुना, उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, रीजनेबलनेस, प्रोपोर्शनैलिटी, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन डिस्कस किया गया इस जो है केस में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और आर्टिकल 21 में जो है एक जो है एक्सपेंड किया गया कि आर्टिकल 21 में पूरी तरह से जो है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी में ये भी आएगा कि लीगल अगर डिटेन किया जा रहा है तो उनको पूरा कंप्लीट ग्राउंड दिया जाए कि क्यों आपको इस तरह से डिटेन किया जा रहा है या आपकी पासपोर्ट जब्ती की जा रही है, आपको जाने से रोका जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जो एक्सपेंड किया जो है आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन को। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है। इसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई, जो फंडामेंटल राइट है वो जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ किया जा सकता है या नहीं। तो ये इस केस में डिस्कस किया गया है क्योंकि जो 24th अमेंडमेंट हुआ था जिसमें आर्टिकल 13 को और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 जिसके जो है अमेंडमेंट का जो है प्रोसेस होता है पार्लियामेंट में, उस पर जो है अल्टरिंग किया गया था उसमें जो है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है केशवानंद भारती जो है कोर्ट गए थे। तो वहाँ पे जो है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि कभी भी जो है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा, अगर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता है तो वो जो है टोटली इनवैलिड होगा और वाइड इन नेचर होगा, वो जो है अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अगर जो है सेक्युलरिज्म फेडरलिज्म को पूरी तरह से वो स्ट्रक्चर को बेसिक स्ट्रक्चर को अगर जो है वायलेट कर रहा है, हार्म कर रहा है कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सही नहीं। तो बेसिकली आपका इसमें क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कौन सा केस है, तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और इसमें जो है कौन से अल्टरिंग किया गया था किस आर्टिकल को, तो आर्टिकल 30 को अल्टर किया गया था और उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि अगर इस पर कोई हार्म होता है बेसिक स्ट्रक्चर पे तो ये वॉइड होगा और नलीफाई होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड केसेस के बारे में, जो 3 इंपॉर्टेंट केसेज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है, जो आपके सिलेबस से पूछे जा सकते हैं। बहुत ही बेसिक नेचर में आपको याद रखना है। तो सबसे पहला केस है बेल्फर वर्सेस बेल्फर 1919 का केस है। ये बेसिकली ये रिलेटेड केसेस था, लीगल रिलेशनशिप आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली ये हस्बैंड एंड वाइफ थे जो सिलोन में रहते थे, बट इंग्लैंड छुट्टी मनाने गए थे तो इनकी वाइफ बीमार पड़ गई मिसेस बेल्फर, तो वो इलाज के लिए इंग्लैंड में ही रुक गए। तो उनको जो है 30 पाउंड हर महीने भेजने का मिस्टर बेल्फर ने वादा किया। तो इसके बाद वो जब आए वापस अपने सिलोन चले आए अपने बिजनेस को देख रेख करने के लिए, तो फिर उसके बाद उन्होंने भेजना बंद कर दिया कुछ समय बाद। तो मिसेस बेल्फर जो है उसके लिए कोर्ट में शो की। तो जब वो कोर्ट में गई तो उसके बाद ये बोला गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हस्बैंड वाइफ के बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है कि लीगल रिलेशनशिप आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता क्या है, मेनली इंपॉर्टेंट थिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको जो है ऑफर और एग्रीमेंट दोनों चाहिए जो इन्फोर्सेबल हो लॉ के अकॉर्डिंग, तभी कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट यहाँ पे जो है डोमेस्टिक नेचर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये एग्रीमेंट है। तो इसके लिए जो है केस को पूरी तरह से डिसमिस कर दिया गया और ये फेवर जो है हस्बैंड की तरफ चला गया। यहाँ पे कोर्ट ने ये किया कि इट इज़ हेल्ड देयर इज़ अ रेपुटेबल प्रिजम्पशन अगेंस्ट द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट व्हेन द एग्रीमेंट इज इन डोमेस्टिक नेचर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप याद रखिएगा ये। और डिसमिस कर दिया गया था कोर्ट द्वारा यह केस, और ये जजमेंट जो है बेसिकली हस्बैंड की तरफ ही चला गया एक तरह से आप कह सकते हो, क्योंकि जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड और वाइफ के बीच नहीं हो सकता, यह एक लीगल रिलेशनशिप होता है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जो ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है इन वाइड नेचर। मतलब एक तरह से मान लो कोई होर्डिंग लग गया, उस पर लिख दिया गया कि आप ये करोगे तो आपको इतना डॉलर दिया जाएगा ये टास्क पूरा करने पे। तो इसी तरह ये केस कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी
बेसिकली ये था कि ये जो कंपनी थी कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, ये इन्फ्लुएंजा का एक दवा बनाई थी और ये बोला गया था उस एडवर्टाइजमेंट में कि और इसको कंटिन्यूस, जिसको पहले से इन्फ्लुएंजा है, कंटिन्यूस इस मेडिसिन को 15 दिन तक आप यूज कर लेते हो तो उसके बाद आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अगर इन्फ्लुएंजा आपको होता है तो आपको जो है 100 पाउंड दिए जाएंगे। और इसके रिगार्डिंग जो है इस कंपनी ने 1000 पाउंड जो है अलायंस बैंकिंग कंपनी में जमा कर दिया, अलायंस बैंक में जमा कर दिए। तो उसके बाद जो है इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने के बाद मिस्टर कार्लिल ने एज पर द प्रिस्क्रिप्शन जैसा दिया गया था इस कंपनी द्वारा उसको यूज किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद में उनको फ्रेश जो है इन्फ्लुएंजा की शिकायत होने लगी। तो उसके लिए जो कोर्ट में उन्होंने शू किया, तो उसके बाद कंपनी द्वारा ये बोला गया कि हम जो है एक वाइड नेचर पे जो है हम किसी भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते इस एडवर्टाइजिंग के थ्रू। मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, ये एडवर्टाइजिंग केवल जो है मार्केटिंग बूस्ट करने के लिए ही लगाया गया था। और दूसरा ये बोला गया उस कंपनी द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति को या जो है पब्लिक एट लार्ज को भी नहीं दिया गया था। एडवर्टाइजमेंट केवल एक मार्केटिंग बूस्ट के लिए ही बोला गया था, बेसिकली उस कंपनी का यही कहना था। और तीसरा ये दिया गया था कि एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी हैज़ नॉट बीन कम्युनिकेटेड। अगर कोई ऑफरी जो है जो ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है वो कम्युनिकेट नहीं किया था कंपनी के साथ, तो हम जो है तो हम पार्टिकुलर व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट में बंधे ही नहीं हैं, तो कंपनसेट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस दलील को सुनने के बाद बेसिकली तब कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आपने जो है जो एडवर्टाइजिंग लगाया वो पब्लिक एट लार्ज के लिए ही था, कोई भी व्यक्ति उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता था। और सेकंड चीज़ ये कि आपने इसके रिगार्डिंग 1000 पाउंड ऑलरेडी जो है अलायंस बैंक में जमा कर दिए थे कि अगर ऐसा कोई कंसर्न होता है तो उस व्यक्ति को कंपनसेट किया जाएगा इसके रिगार्डिंग। तो इस दलील को सुनने के बाद यह जजमेंट जो है मिस्टर कार्लिल के फेवर में दिया गया और उनको जो है 100 पाउंड का जो है कंपनसेट मिला। तो वन ऑफ द लीडिंग केस है एक्सेप्टेंस एंड ऑफर के रिगार्डिंग। तो ये याद रखिएगा। आपके क्वेश्चन में बेसिकली अराइज कैसे होंगे, डायरेक्टली पूछा जा सकता है ऑफ़र या एक्सेप्टेंस से रिलेटेड केस कौन सा था, या फिर जो है वो कौन सी कंपनी है जो पब्लिक एट लार्ज पे एडवर्टाइजिंग कर जो है इन्फ्लुएंजा की मेडिसिन बनाई थी और जो है $100 कंपनसेट करने के लिए बोला था। इस तरह केसेस आ सकते हैं बेसिकली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा क्योंकि BLLB के क्वेश्चन में इतना डायरेक्ट डीप केसेस नहीं पूछे जाते हैं। तो ओपन ऑफर से रिलेटेड केसेस में पूछे जा सकते हैं कि ओपन ऑफर से रिलेटेड केस कौन सा था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। इस केस में वन ऑफ द लीडिंग इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कंसिडरेशन का, उसके रिगार्डिंग केस है। तो ये कंसिडरेशन रिलेटेड केस है। कंसिडरेशन क्या है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वो वैलिड नहीं माना जाता है। तो इसमें जो है ये इनवैलिड कर दिया गया क्योंकि इसमें जो है प्रॉपर कंसिडरेशन दोनों पार्टीज़ के बीच नहीं हुआ था। बस एक आपको इतना ही याद रखना है कि म्यूचुअल कंसिडरेशन से रिलेटेड केस कौन सा था जिसमें दोनों पार्टीज़ के बीच म्यूचुअल कंसिडरेशन नहीं हुआ था, तो वो था दुर्गा प्रसाद वर्सेज बालदेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। जैसे ये कंसिडरेशन इन द सेंस ये आप कह सकते हो जैसे दो व्यक्ति हैं कंसिडरेशन से रिलेटेड केस में। एक छोटा सा एग्जांपल है राम और श्याम। तो राम ने जो है अपना कार बेचना चाहा 50,000 रुपये में श्याम को। श्याम ने उस 50,000 के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तब ये एक लीगली जो है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि जो है एक दूसरे को ये पूरक करेंगे। एक को पैसे की ज़रूरत है, दूसरा कार खरीद रहा है, तो उसको कार उसके बदले मिल जाएगा, पैसे देने के बदले में। तो राम को पैसा मिल जाएगा और श्याम को कार मिल जाएगा। तब ये एक जो है प्रॉपर कंसिडरेशन होगा और एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अदरवाइज एक बदले में दूसरे को बेनिफिट नहीं हो रहा है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और वो जो है टोटली वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप अब आसानी से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, TPA रिलेटेड केसेज जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली फॉर BLLB। ऑल्सो समटाइम आस्क इन LLB क्वेश्चन, बट इम्पॉर्टेंट फॉर BLLB मोस्ट। शांताबाई वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो है बताया गया मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिफरेंस। टोटली इसमें डिफाइन किया गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो दो चीज़ होते हैं, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल और जो है मूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाया सकता है, जैसे आपके कार हो गए, आपके घड़ी हो गए, आपके फर्नीचर हो गए। ये सामान जो आसानी से आप एक से दूसरे जगह आसानी से मूव कर सको, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है।
बेसिकली ये जो है डील होता है अंडर द सेल्स ऑफ एंड गुड्स एक्ट, और ई मूवेबल प्रॉपर्टी जो है टीपीए के अंदर आता है। ई मूवेबल प्रॉपर्टी में आपके मकान हो गए, गार्डन हो गया, आपके खेत हो गए, ये सब ऐसे सामान जो आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते, या वो पेड़ जो ऑलरेडी ज़मीन से अटैच्ड हो, वो अभी तक कटे नहीं हुए हो, ज़मीन से कटे हुए ना हो, तो जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में गिना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इस केस में डिस्कस किया गया था, और मार्शल वर्सेस रीन में भी यही चीज़ डिस्कस किया गया था। दो इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस है जिसमें जो है इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी के बीच डिफरेंस किया गया था, वो शांताबाई का केस था, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में प्रॉपर डिस्कशन किया गया था, वो मार्शल वर्सेस रीन वाले केस में था। तो ये दो केस आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं, बस इंपॉर्टेंट इतना ही याद रखना है आपके एग्जाम के दृष्टि से, और कुछ नहीं। पूरी केस डिस्कशन यहाँ की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा केस डिस्कशन करने लगेंगे तो। नेक्स्ट जो टीपीए का इंपॉर्टेंट केस है वो है कूपर वर्सेस कूपर। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की बात की गई थी। ये सेक्शन 35 डिफाइन करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन होता क्या है, तो इंपॉर्टेंट है। पहला तो आप जो है क्वेश्चन आपके डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के सेक्शन पूछ सकता है, या सेक्शन 35 के किसके बारे में बात करता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में बात करता है। तो अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन होता क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बेसिकली होता क्या है, जैसे आप जो है कोई चीज़ ले रहे हो, तो उसके साथ साथ अगर आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है तो उसका बर्डन भी आपको ही बियर करना पड़ेगा। वही डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बताता है कि बेनिफिट के साथ साथ बर्डन को भी आपको लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई अपना घर बेच रहा है, और घर उसका जो है एक गार्डन के बीच स्थित है, तो अगर आप जो है केवल घर वो नहीं ले सकते, आपको जो है गार्डन के साथ लेना पड़ेगा, या केवल आप गार्डन नहीं खरीद सकते, घर भी उसके साथ साथ आपको खरीदना पड़ेगा। तो दैट मीन केवल आप बेनिफिट ही नहीं ले सकते, आपको भी बर्डन भी बियर करना पड़ेगा। तो आपको अगर घर खरीद रहे हो तो गार्डन तो लेना ही पड़ेगा साथ में। बेसिकली इस केस में यही डिस्कस किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट केस क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड केस कौन सा था, तो कूपर वर्सेस कूपर। बस आपको इंपॉर्टेंट आंसर में आपके यही देना रहेगा, क्वेश्चन भी आपके इसी तरह अराइज होंगे। तो ये बेसिकली यही है कि बेनिफिट ही केवल नहीं ले सकते आप, बर्डन भी आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये ट्रांजेक्शन जो आप करेंगे वो जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा कोर्ट द्वारा। और भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, एक जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के दौरान जो इम्पॉर्टेंट है, लीज होता है, सेल होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। नेक्स्ट जो है आपको वीडियो के माध्यम से मैं इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर दूंगा। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस है पहले उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है गजदर वर्सेस रामभी। ये 1938 का केस है, ये लीज रिलेटेड केस था। ये सेक्शन 105 लीज से रिलेटेड जो है बात करता है। लीज होता क्या है, तो बेसिकली लीज वो होता है कि जैसे आप जो है किसी को परमानेंट अपनी ज़मीन ना बेचकर, ट्रांसफ़र ना कर, उससे जो है कुछ समय के लिए उसको एंजॉयमेंट के लिए दे रहे हैं, उससे जो है बदले में आपको भी कुछ जो है उससे बेनिफिट हो रहा है, तो लीज उसी से रिलेटेड होता है। तो इस केस में गजदर वर्सेस रामभी में ये हुआ था कि जो ओरिजिनल लेशर था वो किसी को लीज पे दे चुका था अपनी ज़मीन, फिर उसके बाद उसने जो है सब लीज पे किसी और को भी दे दिया। तो लीज एक ही बार हो सकता है, दोबारा उस ज़मीन की फिर आप नहीं कर सकते जब तक वो आप जो है उससे रिवर्ट बैक नहीं कर लेते हैं। तो इस केस में जो है फिर, लेकिन सब लीजर जो था वो जो है कुछ एडिशनल अमाउंट भी पे किया था प्रोप्राइटर को, जो ओरिजिनल लेशर था, इस लीज को लेने के बदले में। फिर भी जो है ये वायलेशन माना गया ओरिजिनल लेशर द्वारा, और इसके लिए जो है सूट फाइल किया गया कोर्ट में जो है कि इसने जो है प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट किया था, ये वायलेट किया गया है। तो ये जो है इससे रिलेटेड केस था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है गजदर वर्सेस रामभी। तो ये याद रखिएगा, लीज रिलेटेड केस कौन सा है, तो गजदर वर्सेस रामभी। इसमें जो है कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है लीज को, तो 105 सेक्शन डिफाइन करता है टीपीए का। उम्मीद करते हैं पार्ट 1 आपका जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। अभी आपके पास 2-4 दिन 5 दिन जिसके पास जो टाइम है, 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो फोकस्ड होकर प्रिपेयर कीजिए। केस से इंपॉर्टेंट बस नोट कीजिए क्या इंपॉर्टेंट है केस से रिलेटेड, बस वही आपको जो है प्रिपेयर करके जाना है। मेनली केस नेम और इम्पॉर्टेंट किससे रिलेटेड केस है, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे टॉर्ट रिलेटेड, क्रिमिनल रिलेटेड केसेस में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।